वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 21 फरवरी 2022 और 21 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में ज्वाइन होकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, भारत में कब मनाया जाता है? तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को भारत में हर साल सॉइल हेल्थ कार्ड डे जो है मनाया जाता है। और ये क्या है? ये एक योजना है, ये एक स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये जो है ये स्टार्ट कब से हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है 2015 से। 2015 से 19 फरवरी को ये शुरू हुई थी। और कहां से? तो ये सूरतगढ़ राजस्थान में श्री गंगानगर से ये शुरू हुई थी। और इस योजना का, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इस योजना का इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो सॉइल है, जो मृदा है, सॉइल या फिर जो मृदा है उसको बेहतर करना, उसको अच्छा करना, ये इसका उद्देश्य है। एंड जो ये स्टार्ट हुई है 2015 से, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है स्टार्ट हुई है 2015 से। और इसी दिन क्यों? बिकॉज इसी दिन अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में हम मनाया गया था। तो इस दिन ही क्यों? 2015 ही क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मृदा सॉइल ईयर के रूप में मनाया गया था। और अंतरराष्ट्रीय जो मृदा दिवस है, ये अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस जो है कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम 5 दिसंबर को। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा कि 5 दिसंबर को हम अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस जो है मनाते हैं। और अगर मृदा में पूछे कि सॉइल में, अगर पूछे कि मृदा में जो एनपीके का कितना रेशियो होना चाहिए, एनपीके का कितना रेशियो होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4:2:1, इतना होना चाहिए। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। और जो है जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, आप कुछ भी इसको याद रख सकते हो। ब्लैक सॉइल, इसको क्या बोलते हैं? पहली बात तो ये ब्लैक सॉइल जो है वो कौन सी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए। याद रखिएगा, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसको एक और नाम बोलते हैं, वो कौन सा है? उसको बोलते हैं रेगूर मृदा। याद रखिएगा, इसको रेगूर मृदा भी कहते हैं। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये हमको दक्कन के पठार में मिलता है, दक्कन के पठार में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का यूपीआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? यूपीआई को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये जो यूपीआई है ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है। आप सबको पता होगा कि यूपीआई जो है ये एक एप्लीकेशन है। और इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? यूपीआई का इसका उद्देश्य है कि जितने भी बैंक हैं, विभिन्न बैंकों का जो अकाउंट है, उनका जो अकाउंट है वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर कर देना। जितने भी बैंक हैं उनका अकाउंट जो है वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर कर देना। तो यूपीआई क्या है? ये एक एप्लीकेशन है। और भारत में जो है यूपीआई भारत में जो है एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है। किसने? एनपीसीआई, जिसको क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इसका, क्योंकि ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म भी, कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया। तो भारत में जो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया गया है। बट ये जो अपनाने वाला विश्व का, वर्ल्ड का पहला देश कौन बन गया है जिसने यूपीआई को अपनाया है? तो वो है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला विश्व का जो है पहला देश बन गया है। अब चलिए कुछ और भी बातें देखते हैं। तो नेपाल ने क्या किया है कि नेपाल ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई को अपनाया है, और यूपीआई आप सबको पता है कि वो भारत का है। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भीम यूपीआई है, भीम यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन है? तो वो है भूटान। विश्व में इसको जो भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वो है भूटान। और आप सबको पता है कि जो नेपाल है, नेपाल से जो है कितने राज्य जो है भारत की सीमा बनाते हैं, उनकी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो वो है 5 स्टेट। कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। बिहार हो गया, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और जो नेपाल में एक हेडक्वार्टर भी है, कौन सा है? वो है सार्क का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर स्थित है? वो भी नेपाल में ही है। और इसमें टोटल कितने जो है मेंबर है? तो 8 मेंबर इसमें शामिल है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो भी नेपाल में ही स्थित है। और इसमें टोटल कितने मेंबर है? तो वो है 8। ये भी आप याद रखिएगा। और एक विवाद भी है भारत और नेपाल के बीच में, कौन सा है वो है काला पानी विवाद। जो काला पानी विवाद है ये कौन से 2 देशों के बीच में है? वो है भारत और नेपाल। ये भी आप याद रखिएगा। और भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? वो होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो भारत और नेपाल के बीच में होती है। और काला पानी और लिपू लेक विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और ये कहां पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। काला पानी जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी कहती हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए कोई भी एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की स्कीम, योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो सबसे पहले ये जो रूसा है ये 2013 में इसको लॉन्च किया गया। और अभी इसको 5 ईयर के लिए क्या किया गया? एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कब तक की मंजूरी दी है? तो वो दी है 31 मार्च 2026 तक। इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2026 तक। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो वंचित क्षेत्र हैं, वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना इसका उद्देश्य है। और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना ही इसका जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था एक नव भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम है ये मैंने आपको बताया था कि इसको 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए इसको लागू किया गया है 2022 से 27 के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि कितने साल से? 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए है ये। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। एंड एक और बताया था मैंने आपको प्रोजेक्ट, 2 चीजें बताई थी, प्रोजेक्ट सद्भावना एंड प्रोजेक्ट आहरण, और एक बताया था मैंने सद्भावना। ये जो दोनों है ये किस राज्य ने लागू किया है, किस राज्य ने इसको स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है असम। ये भी आप याद रखिएगा,
असम, प्रोजेक्ट आहरण एंड प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो असम के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। INO जिसको बोलते हैं इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के थैनी जिले में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है, तमिलनाडु के थैनी जिले में, याद रखिएगा। और ये जो न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो क्या है? तो ये न्यूट्रिनो जो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड का एक मूलभूत पार्टिकल है, यूनिवर्स का एक मूलभूत पार्टिकल है, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। बट इसका विरोध कर रही है तमिलनाडु में, इसका विरोध हो रहा है, तमिलनाडु की सरकार इसका विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि जो इसका पश्चिमी घाट है, इसका जो पश्चिमी घाट है, इसका जो पश्चिमी घाट है वहां वो क्या है? वो इको सेंसिटिव है, संवेदनशील है, संवेदनशील है, इको सेंसिटिव, वो संवेदनशील है। इसलिए वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां के स्थानीय लोग जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। और वो एरिया जो है, ये न्यूट्रिनो जो है, ये कौन से एरिया में? पेरियार टाइगर रिजर्व के एरिया में आता है, पेरियार टाइगर रिजर्व के एरिया में आता है। इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध भी किया है। तो ये कहां पर, जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, याद रखिएगा, INO का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु के थैनी जिले में। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक जो है केंद्र भी बनाया गया है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय डुगोंग। ये क्वेश्चन पूछा भी था एग्जाम में, राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग का मतलब क्या होता है? समुद्री गाय। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु में ही, और इसका मतलब होता है समुद्री गाय, इसका मतलब होता है समुद्री गाय। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और तमिलनाडु में जो बारिश होती है, वर्षा, वो कौन से पवनों के कारण, कौन से मानसून पवनों के कारण? तो वो होती है लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून, इसके कारण यहां पर बारिश होती है। और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वो किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, ये भी आप याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को। और अगर ये पूछे कि मैनचेस्टर जो है ये कहां पर स्थित है, तो वो इंग्लैंड में है, जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण डेब्यू मुकाबले में 18 फरवरी 2022 को 13 शतक ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बैट्समैन बन गया है? तो वो किसने लगाया है ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाला? दुनिया का पहला जो है बैट्समैन बन गया है, तो वो है शकीबुल गनी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। शकीबुल गनी जो है बिहार के रहने वाले हैं, और दुनिया का पहला जो है ये बैट्समैन बन गए हैं ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले। तो इसका राइट आंसर है शकीबुल गनी, आप याद रखिएगा। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसका विजेता कौन है? तो वो है इंडिया, भारत। अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता भारत है। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन
क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो चुना गया स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को चुना गया है। वुमेन क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है। और आईपीएल 2022, आईपीएल जो 2022 होने वाला है उसमें कुल टोटल कितनी टीम खेलेंगी? तो 10 टीम खेलेंगी। और मैंने आपको बताया था कि 2 नई टीम कौन सी है, एक है अहमदाबाद और दूसरी है लखनऊ। अहमदाबाद के कप्तान कौन है? वो है हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम के कप्तान कौन है? वो है केएल राहुल। और आईपीएल 2022 की टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो वो है टाटा। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हिलाल ए पाकिस्तान जिसका नाम है, उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो उसे सम्मानित किया गया है बिल गेट्स को। बिल गेट्स को। तो इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स। इसका राइट आंसर है बिल गेट्स। बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। और बिल गेट्स की जो कंपनी है कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट। ये भी आप याद रखिएगा, इनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इनकी कंपनी का नाम है। और जो इनको क्यों दिया गया? तो इसलिए कि पोलियो को समाप्त करने में, बिल गेट्स की पोलियो को समाप्त करने में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। और भारत में भी 2014 में 2014 में भारत में जो पोलियो है वो समाप्त हो चुका है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से इनको हिलाल पाकिस्तान से इनको सम्मानित किया गया है। अब कुछ और भी बातें देखते हैं। पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं पाकिस्तान को। अब जो इसमें जेफ बेजोस हैं, इनकी कंपनी कौन सी है? इनकी कंपनी का नाम है अमेजॉन। इनकी कंपनी का नाम है अमेजॉन। और जो एलन मस्क है, इनकी कंपनी का भी नाम मैंने आपको बताया था, टेस्ला। इनकी एक कंपनी का नाम है टेस्ला एंड स्पेस एक्स। और अभी स्पेस एक्स से एक रॉकेट भी लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या है? तो वो है फाल्कन 9। ये भी आप याद रखिएगा। और एलन मस्क को अभी हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इससे इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आप बातें याद रखिएगा। और जो ग्वादर बंदरगाह है ये कहाँ पर जो है? चाइना ने, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसको कौन बना रहा है? चाइना। और इसको काउंटर करने के लिए भारत ने जो है कौन सा बंदरगाह बनाया है? चाबहार बंदरगाह जो है, जो कि ईरान में है। इसको कौन बनाया है? इसको भारत। और ग्वादर बंदरगाह को कौन बना रहा है? वो चाइना। और इसी को काउंटर करने के लिए, ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए जो है भारत ने ईरान में चाबहार जो बंदरगाह है वो बनाया है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसे आर्थिक विकास संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास संस्थान का डायरेक्टर निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वो किया गया है चेतन घाटे को। इसका राइट आंसर है चेतन घाटे को। चेतन घाटे को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है। और ये जो चेतन घाटे हैं ये मौद्रिक नीति समिति के जो है मेंबर भी रह चुके हैं। मौद्रिक नीति समिति के ये मेंबर भी रह चुके हैं। और अब इनको क्या बनाया गया है? डायरेक्टर बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का। और ये जो है इसकी स्थापना, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है चेतन घाटे।
अब कुछ और भी फैक्ट देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए बजट। तो बजट क्या है? बजट एक धन विधेयक है। ये एक धन विधेयक है। बजट जो है वो एक धन विधेयक है। और ये कौन, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो वो है संविधान के 110। संविधान के 110 में इसका उल्लेख है। और जो धन विधेयक है ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है और इस पर जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है और इस पर जो है ज्वाइंट सिटिंग की बैठक नहीं होती है। ज्वाइंट सिटिंग जो है इस पर नहीं होती है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन की जो भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ होता है? भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ होता है? तो वो होता है अमेरिका के साथ। भारत का सर्वाधिक व्यापार जो है अमेरिका के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर है चेतन घाटे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परामर्श 2022, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसल्टेशन। परामर्श 2022 कंसल्टेशन क्या है? तो ये क्या है? ये एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। ये क्या है? ये एक करियर काउंसलिंग जो है वर्कशॉप है। और ये शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत जो है बीकानेर राजस्थान, इसको शुरू कहां से किया गया था? बीकानेर राजस्थान से। और जो ये परामर्श है कंसल्टेशन, ये करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है जिसमें 1 लाख से अधिक जो है स्टूडेंट ऑनलाइन शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा परामर्श 2022 क्या है? तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा, इसको गलत मत कीजिएगा। ये है एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप और इसको स्टार्ट किया गया था बीकानेर राजस्थान से। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं ऑनलाइन। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था डार्कथॉन। डार्कथॉन क्या है? ये किससे संबंधित है? तो एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। डार्कथॉन का संबंध किससे है? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और मैंने आपको बताया था कि डार्कथॉन का मतलब कि एक ऐसी साइट जो गुमनाम हो, जिसका पता ना हो। तो जो नशीले चैन है, नशीले जो ड्रग्स हैं उनकी जो सप्लाई चेन है, नशीले जो ड्रग्स हैं उनकी जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ना, इसी का मतलब होता है डार्कथॉन। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो वेस्ट टू वेल्थ जो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा। सिडबी के द्वारा कहां पर? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो है सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो डेफ एक्सपो 2022 है, डेफ एक्सपो 2022 ये अभी कहां पे आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में। और पिछली बार जो डेफ एक्सपो जो है वो कहां पर आयोजित हुआ था? तो वो था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चर्चा में रहा सबसे लंबी सुरंग टनल भारतीय रेलवे की जिसे हाल ही में जोड़ा गया है। तो भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी सुरंग है, भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी टनल है जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, वो कौन सा है? तो वो है T49 टनल। जो T49 सुरंग जो कि कितनी लंबी है? तो 12.758 किलोमीटर लंबी है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है T49 सुरंग, जिसको भारतीय रेलवे की है सबसे लंबी सुरंग, जिसे हाल ही में जोड़ा गया है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और ये क्या करेगी? तो ये सुबर और जो अरपिचला स्टेशन है उसको जोड़ेगी। ये भी याद रखिएगा। ये जो है सुंबर और अरपिचला स्टेशन
सुरबर और अरपिचला स्टेशन को जोड़ेगी और ये कौन से लिंक पर स्थित है? तो ये स्थित है उधमपुर, ये स्थित है उधमपुर श्रीनगर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर ये स्थित है और ये सुबर और अरपिचला स्टेशन को जोड़ेगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो लिंक है उस पर ये स्थित है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसी के द्वारा भारत का जो पहला, भारत का जो पहला केबल, ये भी आप याद रखिएगा, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, केबल स्टेड रेल ब्रिज, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो याद रखिएगा आप इसका नाम, ये स्थित है अंजी नदी के ऊपर। अंजी नदी के ऊपर भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज जो है भारत का पहला है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये अंजी नदी पर स्थित है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब इसमें ये जो सेला टनल है, सेला सुरंग, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो अटल टनल है, अटल टनल, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और इसका पुराना नाम आप लोगों को पता है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है रोहतांग सुरंग। और ये जो अटल टनल है ये मनाली से लेह मार्ग के ऊपर स्थित है, मनाली से लेह मार्ग के ऊपर स्थित है और इसका पुराना नाम है रोहतांग सुरंग। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड की है, विश्व की, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो चेनाब नदी के ऊपर स्थित है, चेनाब नदी के ऊपर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में है। और कितनी ऊंची है? तो 359 मीटर ये ऊंची है, चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में इसका शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये भी आप याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल। ये क्या है? ये गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, नई नई तकनीकों का बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अब चलिए कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। ये भी याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और अभी विक्रम साराभाई के जो नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? मैंने आपको बताया था, उन्नी कृष्णन नैयर। ये वर्तमान में विक्रम साराभाई के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। और विक्रम साराभाई को ही क्या कहते हैं? ये इनको अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। और ये पहले जो है इसरो के सबसे पहले हेड भी कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई। और इन्हीं के नाम पर जो चंद्रयान 2 है, ये भी याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर जो चंद्रयान 2 के लैंडर का जो नाम है इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगी। जो डॉक्टर होमी जहांगीर, ये भी आप याद रखिएगा, भाभा, ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर
भाभा, इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के इनको जनक कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो बार्क है, जिसको बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को किस राज्य में इसका शुभारंभ हो रहा है? तो वो हो रहा है गुजरात में। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित रूप में हेल्प मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, उस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में मेरे करंट अफेयर के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।